बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस किए थे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव पैसिव करें। हमें हमारे पास कोई भी जुमला अगर ट्रांसलेशन के लिए दिया हुआ हो या हमारे पास पैसिव वॉइस को में कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ हो, तो हमें सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टास्क होता है टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। जब तक आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम उस जुमले को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें उसके साथ में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आपके पास जो सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी उसमें आपके पास आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कोई भी सिर्फ अगर प्रेजेंट को हम स्किप कर दें, हम सिर्फ परफेक्ट सेंटेंस को देखें, तो आपके पास कोई भी परफेक्ट सेंटेंस हो, आया वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो हर परफेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी। इसके बाद जब आप हेल्पिंग वर्ब की तरफ मूव करते हैं, तो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हैज और हैव का यूसेज आता है। हैज और हैव का यूसेज हम अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल में आता है और फर्स्ट प्रोनाउन आ जाता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है, तो हम हैव का यूज करते हैं। यानी आई, वी, यू, दे और तमाम प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ में हमने हैव का इस्तेमाल लाना है, और सिंगुलर के साथ हमने हैज का यूजेस लाना है। जब हम इसको पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे एक एक्टिव सेंटेंस को, तो उसमें आपने जो हेल्पिंग वर्ब लाना है वो हैज के साथ में हम एडिशन कर देते हैं बीन का, BEEN बीन, ये थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास इसकी। अब जब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ जब हम मूव करेंगे, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी आप इंग्लिश का जुमला देते हैं तो आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा अगर जुमले की रिक्वायरमेंट है, देन आपके पास वर्ब आता है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। आपके पास जो जुमले की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी जुमला है तो आपने उस आपका फर्स्ट टास्क होता है कि उस जुमले को पहचानना है कि वो किस टेंस का जुमला है। तो जुमले की पहचान आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से करते हैं। अब जो परफेक्ट सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है जो कि हर परफेक्ट सेंटेंस में आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। जब हम प्रेजेंट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास हैज और हैव इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट, जब हम इसके पैसिव के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ला रहे हैं। अब हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट में क्यों ला रहे हैं, हमने कल के लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि हम जब पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास उसके बेसिक रूल्स में आता है कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। ऑब्जेक्ट पुट करने के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लाया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीन ला रहे हैं जो कि इसका सेकंड हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव सेंटेंस में। फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट पुट करने से पहले हम बाय पुट कर देंगे। सेंटेंस की एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं हम। दे हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास दे क्या बन रहा है यहाँ पर, प्रोनाउन। हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, रिसीव्ड हमारे पास मेन वर्ब आ रहा है, आ आर्टिकल है, और गिफ्ट हमारे पास नाउन आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जुमले का आ रहा है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो आपके जुमले का ऑब्जेक्ट है वो जुमले पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। अ गिफ्ट, अब देखिए हमने यहाँ पर लगाया है हैज, जबकि हमारे पास जब एक्टिव सेंटेंस था तो उसमें हमारे पास हैव है। अब हमने हैव को हैज में किस तरह से कन्वर्ट किया है, उसके लिए हमने देखना होता है अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट अगर आपके पास सिंगुलर है तो आपने हैज पुट कर दिया, जिस तरह गिफ्ट हमारे पास सिंगुलर था तो हमने हैज पुट किया, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट में प्लूरल आ रहा हो तो हम हैव लगाते हैं। अब हैज पुट करने के बाद हमने इसका सेकंड हेल्पिंग वर्ब पुट किया, बीन रिसीव्ड बाय देम। देम हमारे पास दे था सब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस में, उसी का जब हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया तो वो हमारे पास देम में
था कि नेगेटिव सेंटेंस की हमारे पास पहचान किस तरह से होती है, यूज ऑफ नॉट से। अगर आपके पास जुमले में नॉट का इस्तेमाल आ रहा है तो इट्स मीन कि आप नेगेटिव सेंटेंस को फेस कर रहे हैं। आपने नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे तो पहले हमारे पास सब्जेक्ट आया, देन हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, फिर हमने नॉट का इस्तेमाल किया। अब इस बात को जहन में बिठा लें कि नॉट का इस्तेमाल हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद करते हैं। फिर आपने मेन वर्ब लाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन हमारे पास जुमले का ऑब्जेक्ट आ गया। जब हम इसके पैसिव स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट आया अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज और हैव। हैज हैव के बाद आपने सेकंड हेल्पिंग वर्ब बीन को पुट करने से पहले नॉट लगाना, यानी आपके पास अगर दो वर्ब हेल्पिंग आ रही हो तो आपने उन दोनों के दरमियान में नॉट पुट करना है। बीन के बाद आपके पास थर्ड फॉर्म आएगा, देन बाय और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर ऑफ एवरी पैसिव सेंटेंस। इसके बाद जब हम इसके एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट, यू हैव नॉट रिमूव्ड द टेबल। तुमने टेबल रिमूव नहीं किया, तुमने टेबल को नहीं हटाया। ये एक्टिव सेंटेंस है हमारे पास। जब हम इसके पैसिव की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास द टेबल, जो हमारे पास एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव में सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। हैज हमने लाया है, हैव को हमने रिप्लेस किया है हैज से अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर सब्जेक्ट। देन हमने नॉट पुट किया क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट आता है। इसके बाद हमने बीन पुट किया है, बीन हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग सेकंड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, रिमूव्ड बाय मी, मी। इसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके पास सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। इसके बाद आपने यूज किया है सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे कि आपके पास कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास हमेशा शुरू में आता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पैसिव सेंटेंस को हम देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास आता है हैज और हैव, उसके बाद आपके पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पुट करने के बाद आपने बीन पुट किया है। अब देखें जो ऑब्जेक्ट है आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और बीन के मिड में आ रहा है। देन आपने थर्ड फॉर्म पुट किए, फिर उसके बाद बाय एंड देन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपके पास एग्जांपल आती है शी हेल्प्ड मी, क्या उसने मेरी मदद की। तो मी जब आपके पास सब्जेक्ट आई बनकर आएगा तो उसके साथ में आपने आई का हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैव आई बीन हेल्प्ड बाय हर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपका जो होम टास्क है वो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने 5 एग्जांपल्स हर टाइप की आपने अपनी मेन कॉपीज पर लिखनी है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। P9 hours group. Today date is 11 May and day is Monday. सबसे पहले तो आप नोट डाउन करें डायरी ऑफ मंडे। डायरी ऑफ मंडे इस क्वेश्चन नंबर 18 to 23, ठीक है। यहाँ पे आपको उन्होंने बाउंडिंग किया कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव आंसर दे दिया, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है आंसर को सिंपलीफाइड फॉर्म में ही आंसर करें। डायरी आप नोट डाउन कर लें। P9 डायरी आपकी है क्वेश्चन नंबर 18 to क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल क्वेश्चन है कि 3 power 2 होल की पावर इज 5 डिवाइड्स 9 power 3 मल्टीप्लाई बाय 27 power -1, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए, रीराइट क्वेश्चन 3 power 2 होल पावर 5 डिवाइड्स बाय 9 power 3 मल्टीप्लाई बाय 27 power -1, ठीक है बेटा जी। आप इसमें ऐसे करें कि डिवाइड को डेफिनेटली हमें डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, लेकिन इससे पहले हम जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है पहले वो कर लेते हैं। 3 power 2 एज इट इज होल पावर 5, इसका और लिख सकते हैं 3 power 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 power 3 होल पावर -1, तो ये बन जाएगा 3 power 10 डिवाइड्स बाय 3 power 6 मल्टीप्लाई बाय 3 power 2 पावर से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास
3 पावर 10। अब ये टर्म्स आपके पास डिवाइड हो गए 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -3। अब आप देखिए बेटा जी हमारी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 में चेंज होगी क्योंकि बेस 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर -6 3 पावर -3। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लेते हैं 3 पावर 10 प्लस -6 प्लस -3। ठीक है, आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 10 -6 4 -3 इज 1। तो जिसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 1 रिक्वायर्ड आंसर। अस्सलाम वालेकुम क्लास P9 आर्ट्स ग्रुप। टुडे डेट इज 11 मई एंड डे इज मंडे। ठीक है, आपके पास जो है आर्ट मेरे डायरी नोट डाउन कर ले क्वेश्चन नंबर 18 to 23 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास ऐसे 3 पावर 2 होल 5 डिवाइड्स बाय 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27 होल पावर -1। सॉल्यूशन में आपने ऐसे करना है। ठीक है, 3 पावर 2 होल पावर 5 डिवाइड्स बाय 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, आपने क्वेश्चन को रीराइट किया उसके बाद आपने लिख दिया 3 पावर 2 होल पावर 5। ये तो सिंपलीफाइड फॉर्म था। 9 को आपने चेंज करना है 3 पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27 को चेंज करना है 3 पावर 3 होल पावर -1। तो ये बन गया 3 पावर 10 डिवाइड्स बाय 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -3। ये सारी 3 टर्म्स जिनकी बेसिस सबकी 3 है। ठीक है, लेकिन पहले डिवाइड में इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -3 जो कि हो जाएगा 3 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो फिर हम इसको डिनोमिनेटर में लेंगे। ये ऊपर जाके 3 पावर -6 हो गया, ये टर्म ऊपर जाके 3 पावर -3 हो गया, तो 3 की पावर 10 में ऐड हो गया -6 ऐड हो गया -6, सबकी बेसिस सेम है 3। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया 3 पावर 1 जिसे आप लिख सकते हैं 3। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 3/4 होल पावर इज -2 डिवाइड्स बाय 4/9 होल पावर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 27/16 होल पावर इज -1। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। रीराइट क्वेश्चन 3/4 होल पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27/16 होल पावर इज -1। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 3। देखिए आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर है, इसको मतलब इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं किया। जैसे 4 आपका कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट इसके एटलीस्ट जो है आपके पास 2 फैक्टर्स बने। ठीक है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर -2 डिवाइड बाय 4 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 9 को 3 पावर 2 होल 3 मल्टीप्लाई बाय 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3 16 को जो है आप लिख सकते हैं 4 पावर 2, लेकिन आप इसको 4 पावर 2 नहीं लिखेंगे। आप जितना प्राइम फैक्टराइजेशन में छोटी से छोटी वैल्यू लिख सकते हैं आपको लिखेंगे 2 8 16 2 4 8 2 4 2 1 2 राइट है 2 पावर 4 होल पावर इज -1। अब आप जो है ब्रैकेट्स ओपन करें 3 पावर -2 क्योंकि एक टर्म थी 1 बाहर वाली -2 है 2 पावर 2 बाहर वाली -2 डिवाइड्स बाय 2 की पावर 2 पहले से एक बाहर वाली पावर आ गई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एक पहले से थी बाहर वाली -1 आ गई 2 की पावर 4 आपके पास ये होगी और बाहर वाली आ गई -1। ठीक है, 3 पावर -2 डिवाइड्स बाय 2 की पावर -4 डिवाइड्स बाय 2 की पावर 6 डिवाइड 3 पावर 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -3 डिवाइड्स बाय 2 पावर -4। ठीक है बेटे जी, जैसे डिवाइड की कंडीशन है तो आपने क्या करना है कि आपने हमने पढ़ा हुआ है कि डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होता है जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आपके पास जो है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसलिए ये बी और ए की कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, आपके पास जो है रिजल्ट्स में आपके पास देखिए ये बन जाएगा आपके पास 3 की पावर -2 डिवाइड्स बाय 2 की पावर -4। ये तो हमारे पास टर्म जो है एज इट इज आ जाएगी। इसके बाद आपने इसको क्या करना है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो आप बेटर है कि इसको 3 पावर 6 डिवाइड बाय 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -4 डिवाइड्स बाय 3 पावर -3 कर दें। ठीक है, इसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए इन दो टर्म्स के दरमियान आपका डिवाइड की कंडीशन है और ये चीज आपकी मल्टीप्लाई हो रही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, 3 पावर -2 2 पावर -4 डिवाइड बाय 2 पावर 6 डिवाइड बाय 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -3 डिवाइड्स बाय 2 पावर इज -4। ठीक है, आपको ना डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो फ्रैक्शन आपके पास इस तरह से हो जाता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा।
ये बन जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 3 पावर 6 डिवाइड बाय 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका ऊपर चला जाएगा 2 पावर -4 और ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 पावर -3। इसको आप इस तरह अरेंज करेंगे 3 की टर्म्स ऊपर लिख लें जिनकी बेस 3 और जिनकी बेस 2 है वो आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 पावर -2 3 पावर 6 और ये ऊपर जाके 3 पावर +3 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ 2 पावर -4 2 पावर 6 और 2 पावर 4, ठीक है। तो ये सिंपलीफाई करें, अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी 3 पावर -2 + 6 ऐड हो जाएगा +3 2 पावर -4 + 6 + 4। इसको सिंपलीफाई करें, आपके पास देखिए रिजल्ट आ जाएगा -2 + 4 6 +4 +4 +3 3 पावर 7। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3 की पावर 7 यहाँ पे। और इसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए 2 पावर -4 + 6 is 2 2 + 4 is 6 तो 2 पावर 6 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है। उसका रिक्वायर्ड आंसर रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको हिंट्स दूंगी, हिंट में आपके पास देखिए क्या है 2/3 होल पावर -1 डिवाइड्स बाय 4/9 होल पावर -2। यहाँ पे जो 4/9 है इसको जैसे यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया था सेम एज आपने क्वेश्चन नंबर 20 में किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है बेटा जी वो भी आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। 5/4 डिवाइड्स बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 9/15 होल पावर 3 डिवाइड्स बाय 27/25, ठीक है। यहाँ पे 5/4 डिवाइड्स बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 9/15 है। 9 को आप लिखेंगे कि 3 की पावर 2 और 15 को आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा a पावर 1/2 b पावर 2/3 एंड क्वेश्चन नंबर 22 a पावर 1/2 b पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 2/3 और b पावर 1/4। सॉल्यूशन लिखे डिराइव क्वेश्चन a पावर 1/2 b पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 2/3 b पावर 1/4। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स देखें 1 2 3 4 टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही है। हम लिखेंगे कि जहाँ पे जो कंबाइनिंग लाइक टर्म्स है ना एक जैसे जिनकी बेस है उनको कंबाइन कर लेंगे। a पावर 1/2 और a पावर 2/3 को आप कंबाइन लिख लें, b पावर 2/3 और b पावर 1/4 इसको कंबाइन लिख लें। a पावर 1/2 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2/3 लेकिन आप लिखिएगा टू बी वेरी केयरफुली बेटा जी कि आपने आप जो पावर्स है वो आपकी फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। a की पावर 1/2 और एक है 2/3 ऐसे में 6 यहाँ पे आ जाएगा 3 अब 3 2 से 6 4 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 और 4 के ऐसे आप इसको 2/3 लिखिए ऐसे में 12 आपके पास आ जाएगा 3 4 से 12 8 4 3 से 12 3 1 से 3 तो ये हो जाएगा a की पावर 7/6 और b की पावर हो जाएगा 11/12 जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आज के लेक्चर का जो है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सिंपल a पावर 2/3 b पावर 5/6 मल्टीप्लाई बाय a पावर 1/2 और b की पावर आपके पास 1 है डिवाइड्स बाय a b की होल पावर 1/3। इसमें आप बेटा जी क्या करेंगे मैं आपको हिंट देती हूँ कि आपने इसमें ये करना है कि जो डिवाइड का कंडीशन है ना आपने इसको चेंज करना है उसका फ्रैक्शन, लेकिन उससे पहले अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप उसको कैसे करेंगे a की पावर क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 23। ये मैं आपको हिंट बता रही हूँ इसमें, ठीक है। और ये नोट्स पे आपका ठीक क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। a की पावर 2/3 b की पावर 3/5/6 ये तो आपका एज इट है मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/2 b डिवाइड्स बाय ये आपकी जो टर्म है ना इसको आपने जो है पहले ओपन करना है मींस किसको लिखना है a पावर 1/3 एंड b पावर 1/3 डिवाइड को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में आने के बाद ये टर्म आपकी इधर शिफ्ट हो जाएगी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया था। ऊपर आपने a के साथ a पावर a बेस के साथ 2 पावर्स आपके पास है और नीचे 1 है। अगर ये सारी आप इकट्ठी कर लें एक ऊपर आपके पास ये होगी नीचे वाली जगह ऊपर जाएगी a की पावर -1/3 के साथ जाएगी 5/6 और b की पावर -1/3, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा और ये सिंप्लीफाई होकर एक बेस के साथ आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा जी आपको 11th वे और मंडे का जो है लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके थैंक यू प्री 9 क्लास, अल्लाह हाफिज़।